स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का पानी अब लाल हो गया होगा। आए दिन वहां किसी न किसी जहाज पर हमला होता है, किसी न किसी देश के बेकसूर नागरिक की मौत हो जाती है और हमलावर कहता है कि भाई हमने तो पहले ही वार्निंग दी थी। भारत के भी 11 नागरिक अब तक इन हमलों का शिकार हो चुके हैं। अब भारत सरकार ने इसे रोकने के लिए अहम फैसला लिया है। वो फैसला जो एक तरफ नाविकों की सुरक्षा करेगा और दूसरी तरफ शिपिंग कंपनियों के लिए भी बड़ा सिरदर्द बन सकता है। उधर खिंचती जंग से परेशान ट्रंप अब इधर उधर हाथ पैर मारने लग रहे हैं। अंदर खानी बात चल रही है कि ईरान में अब अमेरिका सेना भेज सकती है। क्या ट्रंप ऐसा करेंगे? और अगर ऐसा किया तो क्या अमेरिकी सेना ईरान के किसी भी हिस्से पर कब्जा कर पाएगी, या ये जंग अब अगला इराक वॉर बन जाएगी? नमस्ते, मेरा नाम है निकिता और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों पर बढ़ते हमले और भारतीय नाविकों की मौत के बीच भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर अब भारतीय क्रू मेंबर्स तैनात न करने का आदेश दिया गया है। भारतीय शिपिंग डायरेक्टरेट जनरल ने 15 जुलाई को जहाज मालिकों, मैनेजरों और नाविकों की भर्ती करने वाली एजेंसियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसके मुताबिक अगले आदेश तक हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती नहीं की जाएगी। फारस की खाड़ी, हॉर्मुज स्ट्रेट और आसपास के समुद्री इलाके में सुरक्षा को लेकर कड़ी निगरानी होगी। नेविगेशन से जुड़ी चेतावनी और सुरक्षा सलाहों पर लगातार नजर रखने का कहा गया है। शिपिंग सिक्योरिटी कोड को सख्ती से पालन करना होगा। इमरजेंसी में कम्युनिकेशन चैनल के जरिए तुरंत रिपोर्ट करने का भी आदेश है और जरूरत पड़ने पर मदद मांगने की अपील की गई है। आपको मालूम ही है कि हॉर्मुज स्ट्रेट के पास इस समय हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। जहाजों पर लगातार हमले हो रहे हैं। ऐसे में वहां पर भारतीय नाविकों की सुरक्षा पर खतरा बना हुआ है। हाल ही में ईरान के हमले में एक भारतीय नाविक की मौत हो गई थी। वहीं एक भारतीय नाविक जो हमले के बाद से ही लापता था, 16 जुलाई को उसकी भी मौत की पुष्टि हो गई। इसके बाद अब तक हॉर्मुज में जहाजों पर हमलों में 11 भारतीय नागरिकों की मौत हो चुकी है। विदेश मंत्रालय ने 2 दिन पहले ही बताया था कि अभी भी लगभग 148 भारतीय नाविक हॉर्मुज में फंसे हुए हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिहाज से सरकार का ये आदेश बेहद अहम माना जा रहा है। अब यहाँ पर आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि भारत की कंपनियां तो सरकार का आदेश मानेंगी, लेकिन बड़ी संख्या में भारतीय नाविक विदेशी कंपनियों के लिए भी काम करते हैं। जिन जहाजों पर हमला हुआ उन पर भी दूसरे देशों के ही झंडे लगे हुए थे, तो सरकार उन्हें कैसे मानने के लिए बाध्य करेगी आदेश? इसका जवाब भी सीधा है। असल में कोई भी शिपिंग कंपनी सीधे भारतीय नाविकों को नौकरी नहीं दे सकती। इसके लिए उन्हें RPCL यानी रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट सर्विस लाइसेंस एजेंसीज की मदद लेनी पड़ती है। ये एजेंसीज भारत के मर्चेंट शिपिंग रूल्स के तहत बनाई जाती हैं, इसलिए इन्हें भारत सरकार की गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी होता है। ऐसा ना करने पर सरकार इनका लाइसेंस रद्द कर सकती है। यानी अब सरकार के आदेश के बाद कोई भी RPSL एजेंसी उन जहाजों पर भारतीय नाविकों को नहीं भेजेगी जो हॉर्मुज के आसपास वाली जगहों से गुजरने वाले हों। इसके अलावा खुद विदेशी कंपनियां भी ये ख्याल रखेंगी कि वो सरकार के आदेशों का पालन करें, क्योंकि ऐसा ना करने पर सरकार कंपनी पर बैन लगा सकती है। एक सवाल और उठता है कि आदेश से नए नाविक हॉर्मुज के इलाके में नहीं जाएंगे, उनकी रक्षा हो जाएगी, लेकिन उन नाविकों का क्या जो पहले से ही वहां मौजूद हैं? 148 है इनकी संख्या, ये हम आपको बता चुके हैं। इसका भी जवाब है। भारत सरकार के आदेश के बाद नाविक सीधा खतरे वाले रूट पर जाने से मना कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के तहत उन्हें यह अधिकार मिला हुआ है। फिर भी अगर कोई कंपनी जबरदस्ती किसी भारतीय को उस क्षेत्र में भेजने की कोशिश करती है, तो सरकार उस कंपनी और उसके मालिकों पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना सकती है और उन्हें आदेश मानने के लिए मजबूर कर सकती है। कुल मिलाकर सरकार के पास ऐसे कई मैकेनिज्म्स हैं जिससे वो अपना आदेश लागू कराने की कोशिश कर सकती है। इसके अलावा सरकार ने नाविकों की ट्रैकिंग के लिए कंट्रोल रूम बनाया है। वहां से नाविकों की लोकेशन और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। भारतीय नेवी भी लगातार ओमान की खाड़ी के आसपास गश्त कर रही है और ऐसे जहाज जो भारतीय हैं या फिर जिन पर भारतीय क्रू सवार है, उन्हें सुरक्षित निकालने की लगातार कोशिश की जा रही है। मिडिल ईस्ट के इलाके में अमूमन भारत के करीब 15 से 23 हजार नाविक काम करते हैं। ऐसे में भारत के इस फैसले का जहाज कंपनियों पर बड़ा असर पड़ने की आशंका है। कितना असर हो सकता है और ये फैसला कितना कारगर होगा, एक्सपर्ट से समझते हैं। इस निर्णय में बेसिकली उन्होंने 3 चीजें बताई है। एक ये बताया है कि आप इंडियन RPSL कंपनी ऑनर्स या मैनेजर्स या टेक्निकल मैनेजर या मैनेजिंग मैनेजर जो भी हैं वो डिप्लॉय ना करें, मतलब अवॉइड करें। उन्होंने बिल्कुल मना नहीं किया है,
उन्होंने कहा कि इट इज बेटर टू अवॉइड, इट इज टू बी अवॉइडेड, डिप्लॉयमेंट टू बी अवॉइडेड while the vessel is transiting through this area. So I think it's a very welcoming decision from DGMA. Congratulations to them because they have taken सेफ्टी को काफी उन्होंने तरजीह दिया है और काफी उन्होंने अच्छा माना है। तो मेरे ख्याल से ये वेलकमिंग डिसीजन है। शॉर्ट रन में इफेक्ट होगा, जरूर होगा, क्योंकि वैसे भी ये जो हालात है, कोई सीफेरर्स जनरली प्रेफर नहीं करता है ऐसे जगह पे ज्वाइन करने के लिए, और इस तरह के निर्णय सरकार की तरफ से आया है तो ये एक और उस चीज को बूस्ट करता है सीफेरर्स के उस डिसीजन को कि ठीक है हम अवॉइड कर सकते हैं अभी, और जब सिचुएशन हालात जब नॉर्मल होगा तब हम ज्वाइन करें। तो शिपिंग कंपनीज को, मैनेजर्स को, आरपीएसएल कंपनीज को इनिशियली कुछ दिक्कतें होगी और उन्हें शायद इंडोनेशिया से या फिलीपाइंस से या म्यांमार से या ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज से, ऐसे किसी जगह से जो मैनिंग सप्लाई कर सके, जो आदमी सप्लाई कर सके, शायद वहां की तरफ रूट करना पड़े। लेकिन जैसे आप सबको भी मालूम है, भारत जो है लगभग आई थिंक थर्ड बेस्ट कंट्री, आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट फॉर श्योर, आई थिंक इट्स नंबर थर्ड इन the numbers of seafarers that we supply to the world. ऑलमोस्ट 3 लाख के आसपास हमारे सीफेरर्स हैं, तो 10% के आसपास हमारा जो है टोटल जो है कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड सीफेरिंग कम्युनिटी में। तो इफेक्ट तो होने वाला है, बट ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट है और बहुत ही जायज होगा, क्योंकि सेफ्टी से बड़ा चीज कोई नहीं है मेरे ख्याल से। ये तो हो गई भारत की बात। अब ईरान जंग से जुड़े दूसरे अपडेट्स भी जान लीजिए। ईरान पर अमेरिका के हमले 5वें दिन भी जारी रहे और अब इनका दायरा बढ़ गया है। अमेरिका अब तक केवल दक्षिणी ईरान पर ही हमला कर रहा था, यानी उन इलाकों पर जो हॉर्मुज के इर्द गिर्द है। लेकिन ईरानी स्टेट मीडिया के मुताबिक 15 और 16 जुलाई की रात राजधानी तेहरान पर भी हमले हुए। सीजफायर टूटने के बाद अमेरिका ने पहली बार तेहरान को निशाना बनाया है। इसके अलावा ईरान का आरोप है कि अमेरिका ने साउथ वेस्ट में स्थित अहवाज शहर में कैंसर हॉस्पिटल के पास भी हमला किया। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई के मुताबिक हमले के बाद अस्पताल को खाली कराया गया। इसके अलावा अमेरिका ने ईरान की तरफ जा रहे एक तेल टैंकर पर भी हमला किया है। अमेरिका ने 2 दिन पहले ही ईरान पर फिर से नेवल ब्लॉकेड लगा दिया था। सेंटकॉम के मुताबिक 15 जुलाई को कुराकाओ के झंडे वाला एक जहाज ईरान के खार्ग आइलैंड की तरफ बढ़ रहा था। कई वार्निंग दिए जाने के बावजूद वो खार्ग आइलैंड की तरफ बढ़ने की कोशिश करता रहा, ब्लॉकेड को तोड़ने की कोशिश करता रहा, जिसके बाद उसकी चिमनी पर मिसाइलें दागी गई। अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान ने भी खाड़ी देशों पर हमला किया है। उसने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी एसेट्स पर ड्रोन और मिसाइलें दागी हैं। ईरान ने धमकी भी दी है कि अगर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ तो वो पूरे मिडिल ईस्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देगा। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रेड लाइन भी बताया है। धमकियों और हमलों के बीच तेल की कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं। 15 जुलाई को ब्रेंट क्रूड की कीमत $85 प्रति बैरल से ऊपर चली गई, जो कि जंग की शुरुआत से पहले की कीमत से 15% ज्यादा है। जंग लगातार बढ़ती जा रही है। तमाम धमकी और कोशिशों के बावजूद अमेरिका और ईरान के बीच फिलहाल डील के लिए बात बनती नजर नहीं आ रही है। इस बीच ट्रम्प छटपटा रहे हैं। कैमरे के सामने कहते हैं कि ईरान डील करे, नहीं तो खूब बम गिराऊंगा। लेकिन बंद कमरे में डील की जगह ईरान में सेना भेजने पर चर्चा हो रही है। अमेरिकी मीडिया CNN की माने तो 14 जुलाई को व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में मीटिंग में यही बात चल रही थी। पिछले 5 दिनों से अमेरिका लगातार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास मौजूद ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहा है। 15 जुलाई को अमेरिका ने ग्रेटर टुम द्वीप पर भी हमला किया। हॉर्मुज में मौजूद ये छोटा सा आइलैंड ईरान का अहम सैन्य अड्डा माना जाता है। ऐसे तो अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक इन हमलों का मकसद ईरान को इतना कमजोर कर देना है कि वो हॉर्मुज में जहाजों पर हमला न कर सके। लेकिन अधिकारियों का ये भी कहना है कि इन हमलों का एक दूसरा मकसद भी हो सकता है। हो सकता है कि सैन्य ठिकानों को तबाह करके अमेरिका भविष्य में किसी बड़े सैन्य अभियान की तैयारी कर रहा हो। रिपोर्ट्स की माने तो ट्रंप इस पर विचार भी शुरू कर चुके हैं। 2 अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक अब ट्रंप 2 बड़े सैन्य ऑप्शंस कंसिडर कर रहे हैं। पहला खार्ग द्वीप पर कब्जा और दूसरा पिकेक्स माउंटेन में बने जमीन के नीचे वाले परमाणु कैंपस पर बमबारी। खार्ग द्वीप ईरान का सबसे अहम तेल एक्सपोर्ट सेंटर है। यहीं से ईरान के ज्यादातर कच्चा तेल का निर्यात होता है। अगर इस द्वीप पर अमेरिका ने कब्जा कर लिया तो ईरान की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। वहीं पिकेक्स माउंटेन को ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ा जमीन के नीचे बना एक बेहद सुरक्षित कैंपस माना जाता है। अमेरिका और पश्चिम खुफिया एजेंसियों को शक है कि यहाँ यूरेनियम एनरिचमेंट या उससे जुड़े परमाणु कार्यक्रम हो सकते हैं। इस हफ्ते फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने खुद भी इन दोनों ठिकानों में दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि खार्ग द्वीप पर जमीनी अभियान अमेरिका सीधे नहीं चलाएगा।
इसे कोई और अंजाम देगा। अब ये कोई और इजराइल होगा या फिर कोई और ही देश, इस पर ट्रंप ने कुछ नहीं कहा। सिर्फ सैन्य क्षमता के लिहाज से देखें तो अमेरिका के लिए ईरान के छोटे द्वीपों पर कब्जा करना मुमकिन है, अगर वो अपनी वायुसेना, नौसेना और आर्मी की पूरी ताकत लगाए और उसके बाद होने वाले तनाव को झेलने के लिए भी तैयार हो, तो अमेरिका किसी छोटे ईरानी द्वीप पर कब्जा कर सकता है या फिर कुछ छोटे द्वीपों पर कब्जा कर सकता है। वैसे भी अमेरिका के पास करीब 50,000 सैनिक हैं इस वक्त, जो पूरे मिडिल ईस्ट में तैनात हैं। सिर्फ द्वीपों पर कब्जा ही नहीं, अमेरिका के पास उसे कुछ समय तक अपने कंट्रोल में रखने की क्षमता भी है। लेकिन किसी द्वीप पर कब्जा करना और लंबे समय तक उसे संभाल कर रखना, ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। द्वीप पर सैनिकों को लगातार हथियार, ईंधन, भोजन और दूसरी जरूरी चीजें पहुंचानी होंगी। द्वीपों पर कब्जा करने के बाद भी अमेरिका ईरान को हॉर्मुज में जहाजों पर हमले से नहीं रोक पाएगा। उल्टा वहां तैनात अमेरिकी सैनिक लगातार ईरानी हमलों का निशाना बन सकते हैं। ऐसे अभियान के लिए भी बड़ी तादाद में सैनिकों की जरूरत पड़ सकती है। एक्सपर्ट्स की माने तो सिर्फ शुरुआती चरण में ही 5 से 10,000 तक सैनिकों की जरूरत हो सकती है। इतनी बड़ी कार्रवाई की कीमत सिर्फ मिलिट्री ही नहीं बल्कि पॉलिटिकल लेवल पर भी चुकानी पड़ सकती है। अगर इसमें अमेरिकी सैनिक मारे गए तो देश के भीतर भारी विरोध हो सकता है। अमेरिका में ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग वैसे भी कम है। वो कोई भी नई जंग शुरू ना करने के वादे पर सत्ता में आए थे। जंग लंबी खिंचने की वजह से उनके मागा बेस में विरोध बढ़ सकता है। ऐसे में इराक युद्ध जैसी बहस भी फिर से शुरू हो सकती है। सवाल ये भी उठेगा कि क्या अमेरिका ने अफगानिस्तान, वियतनाम और इराक से कुछ नहीं सीखा? तो क्या ट्रंप ईरान में सैनिक उतारने का रिस्क लेंगे? हमने जानकारों से पूछा। हम देख चुके हैं कि 1 महीने की जो पहले लड़ाई हुई थी उसमें कोई अमेरिका को ज्यादा सक्सेस नहीं मिली और ईरान उसको कंटिन्यू करता रहा उसका रिटेलिएशन में, क्योंकि उनको उनकी स्ट्रेटजी के बारे में ईरान की पता ही नहीं था इनको, अमेरिकन को। तो अब वो फिर से उन्होंने शुरू किया है, लेकिन इस बार जो है वो बेसिकली जो है सदर्न एरिया जो है ईरान का, जहाँ पर कोस्टल है, हॉर्मुज स्ट्रेट के पोर्ट्स हैं डिफरेंट, वहां पर ये लोग अटैक कर रहे हैं उसमें। तो ईरान जो है वो जो अमेरिका के एसेट्स हैं, चाहे कुवैत में हो, बहरीन में हो या उधर हो, सब कर रहे हैं। तो अब प्रेसिडेंट ट्रंप को 2 चॉइसेस हैं, या तो उस वार को एक एस्केलेट करें और भी ज्यादा, या इस वार को किसी तरह इस हद तक लाकर, जैसे आज उन्होंने कहा था कि कंप्लीट हो गया है हमारा ऑपरेशन ये वाला, तो बातचीत भी हुई है, एक अमेरिकन को रिलीज भी कर दिया था ईरान ने, और कतार के साथ भी बातचीत चल रही है उसके थ्रू। तो ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चलती रहेंगी। लेकिन अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकली अमेरिकन हमेशा से उन्होंने देख लिया कि क्या हुआ इराक में उनका, जब वो लैंड फोर्सेस लेकर गए, इतनी फोर्सेस तो आप ला नहीं सकते कि ईरान इतना बड़ा मुल्क है, वहां पर लंबाई चौड़ाई में भी इतना बड़ा है, और वो तैयार हैं और वो अपने घर में बैठे हुए हैं। आप 10,000 किलोमीटर से आके लड़ेंगे उसमें, तो ये बड़ा मुश्किल है। हाँ, खर्ग आइलैंड जहाँ पर कहते हैं कि 90% जो स्टोरेज है ईरान का वो वहां पर रखा है, लेकिन अगर आप देखें तो जो जितने दिन ईरानियन ऑयल से सैंक्शन हटी थी उसमें से मेजॉरिटी ईरान का ऑयल ऑलरेडी लोगों ने खरीद लिया और वो चला गया वहां से। तो ईरान अभी भी जो है कंट्रोल कर रहा है हॉर्मुज को, और उनकी ये थी कि हमारी अंडरस्टैंडिंग अमेरिका के साथ थी कि हम फ्री करेंगे लेकिन हमारे साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। तो अमेरिकन उस बात में माने नहीं, क्योंकि उनको डोमेस्टिक प्रॉब्लम हो गई उसकी वजह से। तो अगर मान लीजिए अगर वो करते भी हैं इस वक्त में, तो ये सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि जितने अमेरिकन सोल्जर 15-16 मरे हैं ऑलरेडी हमने देख लिया है, जो कि आपको मतलब ऑफिशियल फिगर्स है, असलियत तो पता नहीं कितना होगा, क्योंकि इनके बहुत सारे लोग जो होते हैं ये लाते हैं, एक्स मिलिट्री के लोगों को रिक्रूट करते हैं, उनको जगह जगह डिप्लॉय करते हैं। तो ये सारे उनकी तो पता ही नहीं है अभी कितने मारे गए डिफरेंट बेसिस के ऊपर में। अमेरिका के ज़्यादातर बेसिस काफ़ी ध्वस्त हो गए हैं, जितने भी रिपोर्ट्स ईरान से नहीं बल्कि जो रीजन से रिपोर्ट्स आई हैं उसमें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक इस वक्त उसको एस्केलेट करके डी एस्केलेट करने की उनकी ये प्रक्रिया है। बड़ी खबर यहीं तक, अब सुर्खियों की बारी। ये तस्वीरें यूक्रेन की हैं। यहाँ कई शहरों में राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। वजह है रक्षा मंत्री मिखाइलो फेदोरोव को अचानक पद से हटाने का फैसला। कीव में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। इनमें ज्यादातर युवा हैं। प्रदर्शनकारियों के हाथ में पोस्टर हैं जिन पर लिखा है, फेदोरोव को मत हटाओ, जीत के साथ खिलवाड़ बंद करो, शर्म करो के नारे भी लगाए जा रहे हैं। अब तक ज़ेलेंस्की ने ये नहीं बताया है कि उन्होंने फेदोरोव को क्यों हटाया। यही वजह है कि इस फैसले से सैन्य अधिकारियों, डिफेंस एक्सपर्ट्स और लोगों के बीच गुस्सा है। 35 साल के मिखाइलो फेदोरोव को इस साल जनवरी में ही रक्षा मंत्री बनाया गया था। कम समय में ही उन्होंने मंत्रालय में भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाया और रूस के खिलाफ यूक्रेन का ऑपरेशन तेज किया। इसके बावजूद अब उन्हें पद से हटाया जा रहा है।
इस बीच यूक्रेन के हमलों से रूस की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। रूस के लिए भी हॉर्मुज़ जैसा संकट खड़ा होते दिख रहा है। असल में यूक्रेन ने पिछले 9 दिन में 116 जहाजों को निशाना बनाया है। ज्यादातर हमले अज़ोव सागर में हुए हैं। इन हमलों के बाद रूस अब दूसरे समुद्री रास्तों की तलाश कर रहा है जिससे वो अपना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट चालू रख सके। अज़ोव सागर रूस, क्रीमिया और दक्षिणी यूक्रेन के रूसी कब्जे वाले क्षेत्रों के बीच मौजूद है। ये इलाका अनाज और दूसरे कृषि उत्पादों के एक्सपोर्ट का बेहद अहम रास्ता माना जाता है। यूक्रेन का आरोप है कि रूस कब्जे वाले इलाकों से चुराया गया अनाज भी इसी रास्ते से बाहर भेजता है। इसके अलावा यही समुद्री मार्ग क्रीमिया तक सैन्य और ईंधन सप्लाई पहुंचाने के लिए भी बेहद अहम है। हाल के दिनों में यूक्रेन ने रूसी जहाजों पर ड्रोन हमले तेज कर दिए हैं। एएफपी के मुताबिक इन हमलों की वजह से रूस के कई इलाकों में ईंधन की कमी हो गई है। लगातार हो रहे हमलों के बाद रूस ने अज़ोव सागर में जहाजों की आवाजाही फिलहाल रोक दी है। इसी वजह से रूस अब और ज्यादा मात्रा में भारत से गैसोलीन खरीदने की तैयारी कर रहा है। अगली सुर्खी, अमेरिका ने ब्राजील के कुछ प्रोडक्ट्स पर 25% का टैरिफ लगा दिया है। अमेरिका का आरोप है कि ब्राजील गलत ट्रेड प्रैक्टिसेस अपना रहा है जिससे उसके बिजनेस को नुकसान पहुंच रहा है। अमेरिका ने ट्रेड एक्ट के सेक्शन 301 के तहत ये टैरिफ लगाया है। इस सेक्शन के तहत गलत ट्रेड प्रैक्टिसेस मामलों की जांच होती है और गलत साबित होने पर टैरिफ लगाया जाता है। चिंता की बात यह है कि भारत पर भी इस सेक्शन के तहत जांच चल रही है। ऐसे में ब्राजील पर टैरिफ लगाना भारत के लिए भी चिंता की खबर हो सकती है। यहाँ पर यह जानना भी जरूरी है कि ब्राजील के सभी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ नहीं लगाया गया है। कॉफी, बीफ, संतरे और गैस एनर्जी प्रोडक्ट्स जैसे कुछ सामानों पर छूट दी गई है। छूट मुख्य तौर से उन चीजों पर है जो अमेरिका में नहीं बनते या फिर जिन पर टैरिफ बढ़ने से सप्लाई चेन पर संकट आ सकता है। दूसरी तरफ ब्राजील ने अमेरिका के गलत ट्रेड प्रैक्टिसेस के आरोप को खारिज कर दिया है और टैरिफ को गलत बताया है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने कहा है कि वो रेसिप्रोकेटरी लॉ के तहत अमेरिकी सामानों पर भी जवाबी टैरिफ लगाएंगे। साथ ही अमेरिका के फैसले को WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में चुनौती देंगे। आज का दुनियादारी यही समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए द ललन टॉक। शुक्रिया, शुभ रात्रि।